बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी। मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर देखने का बहुत शुक्रिया। आपकी कमेंट्स, क्रिटिसिज़्म और दुआओं का बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया। आज मेरे मेहमान कुछ अरसे के बाद आए हैं। बहुत खुशी की बात है, सेहतयाब हो गए। उन्होंने अभी एक रिसेंटली ट्वीट की जो कि तकरीबन 10 लाख 11 लाख उसके व्यूज़ हो चुके हैं। मेरे जनाब आज के मेहमान जनाब नन अदर देन द ग्रेट शाहीन शहबाई साहब। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सर एंड वेलकम टू बी बैक। गुड टू बी बैक विद यू। और बड़ा खुशी है कि आप सबको, देखने वालों को और सबको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह, सेहतयाब हो के सब खैरियत से आए। बहुत खुशी हुई। अल्लाह सुब्हान तआला आपको बिल्कुल इसी तरह सेहत रखे और अल्लाह की दुआ है कि मैं मेरे लिए भी आपके लिए भी के यार इंशाल्लाह सेहतयाब रहेंगे। टेस्टिंग वेस्टिंग होती रहती है, उसमें आदमी जरा थोड़ा चक्कर में आ जाता है, लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, खैरियत। अल्लाह का बहुत शुक्र है। ऐ मेरे रब, मेरा सीना कुशादा कर दे, जी मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे, ताकि वो मेरी बात समझ के। साहिब साहब, आपकी एक ट्वीट है जो कि तकरीबन 1 मिलियन जी जी। तक पहुंच चुकी है उसकी। वो मैं अभी वही देख रहा था। उसके अंदर ये मुश्तरी होशियार बाश आपने शायद इसमें कहा है। 1.1 मिलियन। आप कहते हैं मुश्तरी होशियार बाश फौज की पसंदीदा एजेंटों ने खुलकर कहना शुरू कर दिया है कि इलेक्शन से पहले जनरल आसिम मुनीर अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव का दर्जा देकर तमाम सियासी हरकतों और फलाने के मुंह बंद कर देंगे और सबसे बड़ा दावा ये होगा कि मैं मईशत को ठीक कर रहा हूँ, आप लोग जरा छुट्टी करें। या नैब के केस भुगते इंतखाब का कोई इरादा नहीं और जिसने शोर मचाया उसकी सही वाली ठिकाई होगी। हमारे जज साहिब और अली नजात वगैरह वगैरह नोट कर लेंगे। हर जगह कौमी फौजी अफसर लगा दिए जा रहे हैं। जजों की तारीख पर तारीख बढ़ाने और सियासी लोगों को वोट खरीदने पर लगा दिया है। ये जनरल साहब वैसे तो चुप रहते हैं मगर अंदर अंदर सब की जड़ें काट रहे हैं। अभी समझ नहीं आई तो फिर सब रोते रहेंगे। सर, रोते ये फिर क्या है? रोते फिरेंगे सर। रोते फिरेंगे, रोते फिरेंगे। सर, सर ये क्या है सर? सर ये मैं क्योंकि जरा अपने चक्कर में था तो बहुत कम देख रहा था। एक तो हमारे जो फलस्तीन में हो रहा है जो कुछ, वो सारा मीडिया और पूरी खबरों का साइकिल तो वो उन्होंने उसने घेरा हुआ था, लेकिन लोकल में बहुत कम देख रहा था। लेकिन मेरी नजर पड़ी एक वीलॉग जो हमारे दोस्त हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब, बड़े मशहूर आदमी है और वो वीलॉग भी करते हैं और बड़ी बातें भी करते हैं। उनका एक वीलॉग देखा। वो पहले तो शुरू-शुरू में तो वो था। सर, ये सुना दूँ पहले इनका वीलॉग ज़रा? हैं? सुना हाँ, ज़रूर सुना दूँ? सुनाइए, क्योंकि ये ये पहले बता दें कि ये पहले इन्होंने कोई 15-20 मिनट तो फ़लस्तीन पे किया और उसके बाद जो आखिरी वो 5-6 मिनट है ना, वो इन्होंने जो बताया वो हमें हैरान रह गया कि ये जी, क्या कह रहे हैं। ये सर सुन ले सर, इन्होंने क्या पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब की आमद है और उसके ऊपर अलग तबसरे हो रहे हैं, हमने भी किए हैं। मेरा आज का मौजूद बड़ा दिलचस्प है। मेरा मौजूद ये है कि पाकिस्तान का अगला सरबरा कौन, जनरल आसिम मुनीर या नवाज शरीफ साहब। तो मेरी छोटी सी बेट जनरल आसिम मुनीर साहब पे है और मेरा ख्याल है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो है, मुझे यूँ लगता है कि जनवरी फरवरी के बाद वो जो है बाकायदा तौर पर शायद पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाए या सरबराह बन जाए। उसकी वजूहत ये नहीं है कि उनके कोई एम्बिशंस हैं। हकीकत यह है कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि आज भी वो दिल जमई से उनके अंदर ये ख्याल होना चाहिए कि उन्हें इक़्तिदार नवाज शरीफ साहब को देना है। और उसकी वजूहत यह है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त तहरीक इंसाफ के खात्मा बिल खैर के बाद, जो कि लगता ही है कि उनका बिल्कुल वजूद जो जितना होगा वो एस्टेब्लिशमेंट की जो वजूद बच जाएगा इलेक्शन के लिए, वो एस्टेब्लिशमेंट की ही मरहून मिन्नत होगा। और बाकी जो है ज़ाहिर है कि वो बिल्कुल ही तिब्बई उम्र पूरी करके जा चुका होगा। और इमरान खान साहब का कम से कम 2024 के इलेक्शन में, और हो सकता है कि 2029 इलेक्शन में भी कोई रोल नहीं है, लेकिन 2024 के इलेक्शन के ऊपर फिर सवाल है कि होंगे। अभी तक तो यही है कि जी होंगे, लेकिन जिस तरह जो मामलात को सुलझाया जा रहा है, इकॉनमी को ठीक किया जा रहा है, वो आसान काम नहीं है। बहुत ही जान जोखिम काम है, बहुत मेहनत का काम है। और ये सारा काम जो है सर, इसको आगे तक चलाऊं या इतना ही बस? बस काफ़ी है। देखें, ये जो बात कर रहे हैं, मेरी हालांकि इनसे जान पहचान नहीं है और कभी मिला भी नहीं हो इत्तेफाक से, मगर मैंने जब ये सुना तो मुझे अजीब से लगा। फिर मैंने वो उस वक्त मैं उसको सेव नहीं कर सका, ये जो इनका वीलॉग है। तो 2-3 दिन गुजर गए तो फिर अब मैं जब बैठा कि मैं दोबारा, मुझे मिला नहीं। फिर मैंने इनको मैसेज किया, मैं कहा जी हफीज साहब, वो आपका वीलॉग जो था क्या वो डिलीट हो गया या वापस हो गया या क्या हुआ?
फिर इनका मैसेज आया, नहीं वो है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको लिंक भेजूँ। फिर उन्होंने मुझे लिंक भिजवाया या भेजा, मिल गया। बात ये है सर कि इनका एक फर्जंद बेटा जो है वो भी जेल में है और वो पकड़ा हुआ है 9 मई के चक्कर में। और वो मिलने भी नहीं दे रहे थे इनको। फिर ये इसी व्लॉग में शायद कहते हैं कि जी मुझे और उसकी वालदा को, दोनों को मिलने दिया गया और वो ठीक है और बड़ा खुश है। फिर ये अब जाके खुद भी कुछ लोगों से मिले हैं और उनकी बातें हुई हैं। और ट्विटर की जो इनकी उसमें इन्होंने जो लिखा है, उस पे बेशुमार लोगों ने कहा है कि जी ये अब उनके साथ मिल गए हैं और बस ये अब जो अल्फाज होते हैं, अलकाबात होते हैं, वो सारे इनको दिए गए। तो और फिर उसके बाद ये व्लॉग मैंने दोबारा जब सुना तो उन्होंने कहा जी ये तो वो वहां से सुन के आए हैं या उनसे कहा गया है कि जी आप जरा ये बातें शुरू कर दें, हवा में बैलून, ट्रायल बैलून छोड़ना शुरू कर दें, ये काम होने लगा है और इसकी जरा रिएक्शन भी देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कौन बोलता है कौन नहीं बोलता और क्या करते हैं। तो ये प्रोग्राम तो वैसे नजर भी यही आ रहा है, मुझे भी यही, वो कहते हैं बिल्कुल, मैं तो यकीन है कि जी अगले वो होंगे हमारे जनरल साहब। और जो काम वो जनरल साहब ने शुरू किए, जिस तरह से शुरू किए, हर जगह आपको, मैंने पहले एपेक्स कमेटीज की में हमने बात की थी, हर एपेक्स कमेटी में वो बैठे हैं, हर जगह जाके वो मशवरे दे रहे हैं, इकोनॉमी हो, ज़राअत हो, मिनरल्स हो, फौज हो, जो आप कहें उसमें वो जाके, फॉरेन अफेयर्स हो, सब में जाके वो बैठ के अपनी इनपुट दे रहे हैं और उनकी बात सुनी जाती है। तो एक्चुअली, प्रैक्टिकली, वर्चुअली तो ही इज रनिंग द कंट्री। अब वो बात सिर्फ ये रह गई कि जी आगे जो डमीज है इनको हटाना है या इनको बिठाना है या इनकी जगह कोई दूसरे डमीज को बिठाना है। अब उस उन दूसरे डमीज में इमरान खान तो आ नहीं सकते, चाहे जीत भी जाए तो नहीं आ सकते अगर लड़ने दिया गया तो भारत। नवाज शरीफ भी डमी बन के तो नहीं बैठेंगे, अगर बन के बैठेंगे तो वो तो बड़े फिर जूते खाएंगे। उनके तो पहले ही इतने बड़े-बड़े, मुझे वोट दो तो फिर बूट को इज़्ज़त दो, तो वोट को इज़्ज़त दो, तो वो तो अभी उनको समझ नहीं है कि किसको इज़्ज़त दें। और बाकी सारे जो हैं वो, जरदारी साहब अपना रोना रो रहे हैं, बिलावल साहब अपना रोना रो रहे हैं कि सिंध भी हाथ से जा रहा है। तो आगे पीछे चलाने, इतने बड़े-बड़े मसलों को चलाने वाला रह गए सिर्फ आसिम मुनीर साहब। और ये कहते हैं जी हम 2-3 साल चलाएँगे और कोई मसला नहीं है। अगर इनका ये प्रोग्राम है सर कि ये जनवरी फरवरी में चीफ एग्ज़ीक्यूटिव बन जाएँगे, तो ये फिर इलेक्शन की जो कहानी है, ये क्या हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या आप सबको या किसको? और नवाज़ शरीफ साहब जो इतने करोड़ों अरबों करके जहाज़ हायर करके, ये करके जहाज़ों में फूल फूल लाद के वो सड़कों पे फेंकेंगे, पता नहीं बिरयानी खिला रहे हैं, मोटरसाइकिलें बेच रहे, दे रहे हैं लोगों को, क्या वो नहीं कर रहे हैं? अल्लाह का हक, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में होता तो यार फ्री की एक मोटरसाइकिल ही मिल जाती है। कुछ नहीं, कैसे कर रहे हैं ये सब? और अभी उनके भाई की, बल्कि उन्हीं की हुकूमत 1.5 साल की हमने भुगती है और उससे पहले 25-30 सालों में कितनी दफ़ा उनकी हुकूमत हुई। तो उनके अंदर कौन-सी नई वो स्पिरिट आ गई है जो आके वो अब ठीक करेंगे? हुँ। बेगम साहब जो उनकी बेटी जो है उनकी, सॉरी बेगम साहब नहीं, बेटी जो है उनकी, वो ऐसी-ऐसी बातें करती हैं कि जी बस अब नवाज़ शरीफ आके पूरा मुल्क ठीक करेगा। अब वो करे, सारी उनकी जो फ़ोकस है वो ये है कि मौसूफ आके ठीक करेंगे और मौसूफ का जो रिकॉर्ड है वो आपको पता है। हुँ। तो ये मुझे लगा कि जी ये बड़ा खतरनाक खेल इन्होंने, आसिम साहब ने शुरू कर दिया है। हुँ। और अब इस खेल के नतीजे में अब ये जो चीज़ें आना शुरू हुई हैं बाहर के, जी चीफ एग्ज़ीक्यूटिव फिर बनेगा, जैसे एक 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 वक़्त में जनरल मुशर्रफ बन गए थे। हुँ। तो ये सारे सियासतदान एक-दूसरे से लड़ रहे थे इमरान खान को मारने के लिए। हुँ। अब ये क्या करेंगे? आपस में मिलेंगे, हुँ। एक-दूसरे से लड़ेंगे या सब एक-एक करके मारे जाएँगे और बस ये फिर अल्लाह अल्लाह खैरों की जय-जय बिल्कुल, होगी। आपकी बिल्कुल सही असेसमेंट है। वैसे हफ़ीज़ुल्लाह न्याज़ी का मैं एक बता दूँ, एक जी, तो जी, आप अगर कुछ जानते हैं उनको तो इस बताइए। इनका जब ये बहुत ज़्यादा ज़हर उगलते थे, चंद सालों पुरानी बात है, तो मैंने पीटीआई में और कुछ जो बहुत करीब थे इमरान के लोग, नईम उल हक जैसे लोग और भी थे, मैंने कहा यार ये क्या आदमी क्या है? इसका ब्रदर इन लॉ है, बेनोई है। कहते हैं जी इसको पूरा ख़ानदान बरादरान यूसुफ कहता है। कहते हैं ये बहुत ही घटिया, बड़ा ज़लील, बहुत ही कमीना आदमी है। ये उस किस्म के लोग हैं जो अपने ख़ानदान को की इज़्ज़तें
लुटवा के ना पैसा कमाने वालों में इसका शामिल है। आई डोंट नो। अच्छा। मैं आपको बता दूं, हसन न्याजी इसका जो बेटा है, उसको बिल्कुल बहुत पुरतपाक तरीके से रखा हुआ है। ये हर जगह कहता फिर रहा है, ये मुझे सारों लोगों ने बताया। हर एक को कहते, जिन लोगों को इससे खुद कहा कि हसन जो है मेरा बेटा जो है वो अब पीटीआई संभालेगा। मतलब उसको तैयार किया जा रहा है, हसन न्याजी को पकाने के लिए पका रहे हैं। जिस तरह बाकी पीटीआई के बड़े लीडर्स को पका रहे हैं, असद उमर को पका रहे हैं, वो एजाज मिनास इनका सेंट्रल प्रेसिडेंट है पंजाब का, उसको पका रहे हैं, रऊफ हसन को पका रहे हैं, शिबली फराज को पका रहे हैं, शायद शेख रशीद को भी पका लिया है, फारूक अभी, ये पका रहे हैं, ये कि पार्टी को खत्म भी नहीं कर। ये इतना घटिया कमीना आदमी है सर। ये अपने बच्चे को अपने को जो है ना चलाएगा अपने आप को कराने के लिए। इसकी क्या हैसियत, इसकी क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरवा। लेकिन ये बात आपकी सही है कि ये ट्रायल बलून इसको कहा है कि फेंको, लोगों का क्या तज्जियात है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात सर। एक इसमें आगे चल के आपने ये एक बात शेयर की थी मंटो साहब की, हमारे या वो मैंने आपके लिए शेयर की थी, जरा चले आपने चला दिया। अच्छा चले। सर वो कहते हैं हमारे जजेस ने धोतियां बांध रखी हैं, जब अवाम इंसाफ मांगते हैं तो आगे से उठा देते हैं, और जब तक ताकतवर आए तो पीछे से उठा देते हैं। सर ये है मंटो साहब सर। सर मंटो साहब आजाद आदमी थे, और उस जमाने में जो मर्जी आए वो कैसे सुनते, उन्होंने लिख दिया और लोगों ने सुन लिया। आजकल 50, 60, 70 साल के बाद मंटो साहब की बातें अगर सही निकल आए, मैं नहीं कह रहा कि सही है सर, आपने चला दिया, बहरहाल खैर है, ठीक है। मगर कुछ लगता कुछ ऐसा ही है सर। हालात जो है ना वो इनके लिए कुछ और है और उनके लिए कुछ और है। हर जगह जहां पे टॉक शो में जाए, वकील बैठे हों बड़े बड़े, कहते हैं जी देखें, सब मानते हैं कि जी यहाँ एक कानून नहीं है, दो है, एक अमीर के लिए, एक गरीब के लिए, ये सब मानते हैं। तो मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम बना ही इसीलिए है और उसी तरह चलेगा। इसमें कोई वो उनको नजर नहीं आता कि कोई गड़बड़। तो सर मंटो ये साहब को नजर आती थी गड़बड़। सर बिल्कुल आप। ये मुझे बताइएगा कि ये अगर मैं इसी मंटो साहब की बात से थोड़ा पैराफ्रेज करूं कि जब पाकिस्तान की अवाम आज़ादी चाहती है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहती है, तो फौज अपनी आगे से धोती उठा देती है, और जब अमेरिका उनको हुक्म करता है तो फौज अपनी और आर्मी जर्नैल पीछे से धोती उठा सकते हैं। यहां भी कुछ सर मुनासबत है सर? सर ये तो आप हर एक पे लगा सकते हैं ना, खाली जजों पे नहीं, फौज पे नहीं, सियासतदानों पे नहीं, बड़े बड़े जहां भी जाएं, वडेरों पे, और इवन हमारे मीडिया पे, सब पे आप ये फिट कर सकते हैं बिल्कुल। तो इसमें कोई किसी को हैरत नहीं होती, क्योंकि सब यही कर रहे हैं। बाकी ये कि अब जिसका जितना जोर चलता है चला लेता है, उसके बाद वो धोती पहन के, पैंट पहन के भाग जाता है, बाजू का पैंट भी उतर जाती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। आप क्या करें, यही। तो मेरा ख्याल है फिर अफवाज पाकिस्तान की वर्दी तब्दील करके उनको धोती पहना दे, जजेस की भी ऑफिशियल ड्रेस जो है धोती पहना दे हमारी। सर अल्लाह ना करे ऐसा हो। हमें अफवाज पाकिस्तान चाहिए, बिल्कुल मजबूत चाहिए, लेकिन लेकिन सर अफवाज पाकिस्तान चाहिए, अफवाज आसिम मुनीर नहीं चाहिए। अफवाज के लीडर जो है ना, उनको जरा अकल थोड़ी सी देनी आनी चाहिए, लेनी चाहिए कि जी आप अफवाज पाकिस्तान है, आप अपने लिए ना करें सारा काम, ये सारा तितर बितर हो जाएगा, तो आपकी भी पतलूनें होती है सब उतर जाएंगी। और जैसे एक दफा हो चुका है, हम देख चुके, 70 में हो देख चुके, 71 में देख चुके। उसके बाद भी ये किसी को कोई जिसे कहते हैं ना, लेसन किसी ने नहीं सीखा, कोई सबक नहीं सीखा। तो अब भी यही है कि जी अब हम लोग तो बोल सकते हैं कि भाई बात कर रहे हैं, देखिए आप उधर ही जा रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको शायद भेजा भी था, मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक जो रिसेंट बयान है, क्योंकि उनको तो हर तरफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल साइड में तो उनकी मार पड़ के बहुत ज्यादा उनकी जो है कमर जो है लाल हो गई है। लेकिन अब उन्होंने क्या क्वाड शुरू किया, ये जब से अफगानिस्तान के लोगों को बाहर निकालने वाला जो उन्होंने फैसला किया है, उसमें उन्होंने जनाब बड़ा जबरदस्त कार्ड उठा लिया है अपने हाथ में। पश्तून कार्ड, अफगानी और सूबा सरहद के जो भाई हैं, पश्तून हैं, सब सब हमारे ऊपर जुल्म क्यों हो रहा है? सिर्फ खाली यहाँ से पश्तूनों को क्यों निकाला जा रहा है, उनको क्यों भगाया जा रहा है यहाँ से? दुनिया भर के लोग यहाँ बैठे हैं, अगर जिंदगी करें तो। ये बड़ा एक खतरनाक कार्ड है, और इसको
न सिर्फ यहाँ हमारे पाकिस्तान में बल्कि अफगानिस्तान के गवर्नमेंट से और उनके उन लोगों से भी अगर कोई झटपट हो गई तो वो भी इसको यूज कर सकते हैं। और ये इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो मैंने लिखा भी, एक ट्वीट किया, मैंने कहा जी ये आपने बोल तो दिया है, मगर इसमें इमरान खान साहब कभी इस कार्ड की फेवर नहीं करेंगे, इस बात की हिमायत नहीं करेंगे। और अगर उन्होंने जरा सा इशारा भी दिया कि वो इसकी हिमायत करते हैं तो फिर ये पूरा का पूरा पख्तूनिस्तान ही बन जाएगा और हाशिम मुनीर साहब अपने ख्वाब देखते रह जाएंगे अटक के उस तरफ। तो ये सर आपको इनको अगर पाकिस्तान को इकट्ठा रखना है और अफगान या पुश्तून कार्ड को रोकना है तो फिर इमरान खान को से बात करनी ही करनी पड़ेगी और उसको उसको कन्विंस करना पड़ेगा, उसको सारी ये जो आप ज्यादती कर रहे हैं इससे रोकना पड़ेगा कि वो बचा सकता है पाकिस्तान को। और अगर आपने ये नहीं मानना और करना है तो फिर वो अगर भाई वो भी तो एक तरह का पठान ही है ना सर। सर वो कभी नहीं मानेगा। अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग ये आपने बात की है कि ये पख्तूनिस्तान का कार्ड, मेरे पास भी बड़ी खतरनाक खबरें। अब ये एक इसके साथ एक अजीब सी एक नैरेटिव जोड़ा जा रहा है फौज को पक्का करने के लिए, जिस तरह हफीजुल्लाह नियाजी, ये सर ये आपके हमारे जो है ना जी ख्वाजा आसिफ साहब, सर ये जरा इनकी बात सुने, इन्होंने क्या कहा। इसमें आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा आवाज नहीं आ रही थी सर। तस्वीर आ रही थी, आवाज बिल्कुल नहीं आई। हाँ अच्छा क्या बता ये रहे थे? ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का जो वजूद है ना, फौज के क्रिटिसिज्म ऐसे है कि पाकिस्तान के वजूद पर आप सवालिया निशान उठा रहे हैं। ये बात मैंने भी सुनी थी उनकी कि वो ऐसे उन्होंने पाकिस्तान को और फौज को एक कर दिया और बाकी सारे जो लोग हैं और अवाम है ये सब जो है ना ये दुश्मन हो गए। ये उनको आप देखें सूट करता है। वो हमेशा ये इस तरह के लोटे होते हैं। कभी वो जाके उनकी तकरीरें अगर आप असेंबली में खड़े होकर देखें तो उनसे ज्यादा सख्त तकरीरें तो मेरा ख्याल है इंडिया के जनरलों ने नहीं की होंगी जो उन्होंने असेंबली में खड़े होकर की है। वो किसी दिन निकाल के आप सुने और लोगों ने चलाई है बेशुमार दफा। ऐसी ऐसी गालियां उन्होंने इस फौज को और जनरलों को दी है कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते। अब उनको क्योंकि फौज की जरूरत है और उनके लीडर आ रहे हैं और वो आसमान से फूल बरस रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। फौज, पाकिस्तान को फौज की जरूरत है, बिल्कुल है, हमेशा थी, रहेगी। चाहे वो हार गई, चाहे वो जीत गई, फिर भी रहेगी। सिक्योरिटी हमारी फौज करेगी। लेकिन फौज हमारे ऊपर अगर एक इजराइल बन के बैठ जाए और इजराइल की तरह हुकूमत करने लगे तो वो फिर उनका फैले, वो फिर उसका नतीजा भी वही निकलेगा। ये पाकिस्तान है सर, जी ये पाकिस्तानी लोग हैं। ये यहाँ पे तो ऑलरेडी लोग तैयार बैठे हैं नक्शे बना के। ये पख्तूनिस्तान है, ये ग्रेटर बलोचिस्तान है, ये सिंधु देश है, ये पता नहीं ग्रेटर पंजाब है, ये पता नहीं जॉइंट आजाद कश्मीर है, सारी आजाद बलूचिस्तान है। वही ना, ग्रेटर बलूचिस्तान का मतलब है कि आजाद बलूचिस्तान और फिर आप ईरानियन। तो वो ये तो सारी चीजें ऐसे तैयार बैठी हैं। अगर आप उन चीजों को सब ला के वो करना चाहते हैं तो फिर ठीक है, 5-6 अलग अलग सेंटर होंगे, उसमें एक पंजाब का भी होगा, उसमें पंजाब की फौज भी होगी, पता नहीं पंजाब की पुलिस होगी या फौज होगी या जो भी ओवर होगी। लेकिन ये प्लान अगर आप लेके चल रहे हैं तो फिर ये तो तबाही है। फिर अल्लाह रहम करे हम पे सर। सर मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ और मैं बार बार क्लेरिफाई करता हूँ कि पाकिस्तान को एक मजबूत फौज चाहिए, पाकिस्तान को मजबूत इंटेलिजेंस चाहिए। चाहे कोई अहमक होगा, पागल होगा, मुल्क दुश्मन होगा जो कहता होगा कि पाकिस्तान को एक मुहिब्बे वतन मजबूत फौज चाहिए, नहीं चाहिए, या एजेंसियां चाहिए जो कि खराब। कौन चाहता है कि नहीं हो? मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, मैंने इस फौज में नौकरी की। लेकिन हमें फौज अफवाज पाकिस्तान चाहिए, अफवाज आसिम मुनीर नहीं चाहिए, अफवाज बाजवा नहीं चाहिए, अफवाज मुशर्रफ नहीं चाहिए, अफवाज अयूब खान नहीं चाहिए, अफवाज याया खान, अफवाज जिया नहीं चाहिए।
हाँ सर, ये मैं लोगों का थोड़ा सा आपका तजिया लेना चाहूँ कि आपने इस पे बहुत गहरी नजर रखी। सर, जितनी शहादतें हुई है पाकिस्तान के अफवाज के अफसरों की, जवानों की, जिनके खून पर ये सियासत करते हैं और कहते हैं अगर हम ना होते तो पाकिस्तान टूट जाता। सर, इस फौज के जर्नल ने लियाकत अली खान को कत्ल किया, इस फौज के जर्नल ने 11 साल हुकूमत करके ईस्ट पाकिस्तान को अलहदा करवाया, जंग हरवाई, कैदी करवाई, शहीद करवाए। इस फौज के जर्नल ने 1965 की जंग में धकेला मुल्क को, फौजी अफसर और जवान धकेले। इस फौज के जर्नलों ने अफगानिस्तान के अंदर घुस के हमारे तबाह व बर्बादी करा दी जिया ने। इस फौज के जर्नल ने, मुशर्रफ ने वॉर ऑन टेरर में जाके लाखों आदमी हमारे और जवान और अफसर मरवा दिए। 2007 में टीटीपी बनी, हजारों लाखों लोग हमारे मारे गए। कारगिल इस फौज के, सारी जितनी शहादतें हुई हैं इन लोगों की अहमकाना, कमीने, घटिया जलील फैसलों की वजह से हुए, जिसमें पाकिस्तान की अवाम का कोई अमल दखल नहीं था। कहते हैं जी हमने पाकिस्तान को बचाया, और तुमने तो पाकिस्तान को तबाह कर दिया। ये सर लोगों को पता होना चाहिए, ये शहादतें इनके अहमकाना हरकतों से हुई है। सर एक और चीज ऐड कर लें, इनकी अहमकाना हरकतों से हुई है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे सियासतदानों की चोरी और लूटमार और उनकी जाहिलाना हरकतों से भी हुई है। वो सर कभी यही लेके आते थे ना, जी लाता कौन था, यही लेके आते थे। ये उन्हीं को लाते थे जिनको पता होता था कि ये चोर है, अंदर से जाहिल है, ये खाएगा पिएगा, हमें भी खाने पीने देगा, बात नहीं करेगा, आंखें नहीं दिखाएगा, और जरा सी अगर किसी ने आंख ऊपर की, जैसे कि कई लोगों ने की, नवाज शरीफ ने एक दो दफा कुछ बोला, इधर मार के फेंक, उधर मार के फेंक, इमरान खान को भी उठा के फेंक दिया उन्होंने रातों रात, कि इनकी बात अगर नहीं सुनी गई। तो ये बढ़ गए हैं एक ऑक्यूपेशन फोर्स। आप जो भी आप कह लें, लेकिन प्रैक्टिकली ये एक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं एज एन ऑक्यूपेशन फोर्स। और पाकिस्तान एक कंट्री स्टेट अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ इट्स ओन फोर्स। बाहर के अखबार और बाहर के बड़े बड़े जो मैगजीन है वो तो लिखते हैं कि एवरी कंट्री नीड्स ए आर्मी, एंड पाकिस्तान और आर्मी नीड जी दिस पाकिस्तान कंट्री, आर्मी नीड्स अ कंट्री। या दे हैव बिकम कंट्री। तो इस तरह के तबसरे होते हैं इन पे, इनको मतलब क्योंकि जी माल मिल रहा है, सारा कंट्रोल मिल रहा है, हर जो जनरल रिटायर होता है या ऊपर जाता है बिलियनर, तो उससे कम तो बात ही नहीं करता। सारे खानदानों के खानदान उनके और उनके सबके जो है ना, वो नीचे वाले जो है बेरे खानसा में भी जब जाते हैं वहां पे बाजार में, तो जो मर्जी चीज उठा के ले जाते हैं, कोई उनसे पूछ नहीं सकता दुकानदार के भाई क्यों, कहता है ये फलाने जनरल के घर का है जी, बस चलो। इस तरह का एक रेन ऑफ टेरर तो पाकिस्तान में हमेशा से है। मगर उसके खिलाफ अगर कुछ लोग खड़े हुए हैं, कुछ कई पॉलिटिकल पार्टीज ने, लीडर्स ने बहुत रेजिस्टेंस की, कुर्बानियां दी, फाइट किया है, और अक्सर कामयाब भी हुए हैं, लेकिन वो अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर सके। ये लोग फिर दोबारा उनके सर पे सवार हो जाते हैं, और अभी भी यही हो रहा है। इमरान खान का भी ये हो रहा है। इमरान खान को मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ, मैंने पहले भी अभी कहा था, ये जो मौलाना फजल रहमान ने पख्तून कार्ड शुरू किया है, अगर इन्होंने इमरान खान से ओवरऑल सिचुएशन पे और बात न की, और उसको एक बैलेंस्ड और जस्टिस का सिस्टम के तहत उसके खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसको नहीं इन्होंने हैंडल किया, और उसका मीटर घूम गया, तो समझ लें आप कि ये पूरे पाकिस्तान का मीटर फिर घूम गया, फिर ये सब के सब आप इनको रोते रहेंगे। तो ये बड़ी खतरनाक गेम है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे सर, इसलिए मैंने पिछले 3-4 व्लॉग में ये बार बार कह रहा हूं कि जो असल, अगर आपने कानून के तरीके से हालात ठीक करने हैं तो इसकी ताकत अदलिया के पास है, उनके पास सारा जवाब है आइन को बचाने का, कानून को करने का। फाइज ईसा आए हुए हैं, इलेक्शंस की डेट उनके पास है, मिलिट्री कोर्ट्स उनके पास है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उनके पास है। पाकिस्तानी कोई ताकत का कोई शरबत भी पिला दें जिससे कोई ताकत आ जाए सर उनको, कोई गोली खिला दें, वैसे ही वो बेचारे अपने आप को कमजोर समझते हैं, ताकत तो है सारी। या सर उनकी पीछे वाली धोती का हिस्सा जो उसको कीलों से बांध दे जमीन से कि वो उठा ना सके। ऐसा ना कहे सर, अभी वो सर मंटो साहब ने कहा है ना सर, मंटो साहब ने कहा, मंटो साहब को छोड़ दे, वो बहुत पहले कह गए और चले गए।
अच्छा सर, तो नहीं बट सीरियसली, या तो ये अदलिया है या सर फिर बंदूक है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इन्होंने रास्ते बंद कर दिए, खुदा ना खास्ता जिस तरह आपने फरमाया। चलो जी, वो तंग आमद जंग आमद तो बड़ा आम लोगों को हर एक को पता है जी ये। और ये कोई जो पुराने ये जो मुहावरे होते हैं, ये सेइंग्स होती है, ये कोई इनका बेस होती है, इनका पूरा एक हिस्ट्री होती है, और जिसपे कि कई सैकड़ों साल की हिस्ट्री होती है, जो ये बातें निकलती है। तो अगर आपने इस तरह तंग किया तो फिर लोग जंग पे आएंगे, और क्या करेंगे? जाहिर है। और सर मेरे पास जिस तरह की खबरें आ रही हैं, मैं तो कांप जाता हूँ सर। मेरे पास जिस तरह की लोग डिटेल्स देते हैं कि खानदानों की फहरिस्तें बना लिए हैं, उनके बच्चों की किस स्कूल जाते हैं, गाड़ियों के क्या है, मैं तो ये तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये अलावा फटा, मुझे तो नहीं पता सर कि इन जर्नैलों का इनके खानदानों के साथ क्या होगा, जजेस के साथ, पुलिस वालों के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ, ये सिकंदर जमान और ये मोहसिन नकवी और आसिम और ये साहिर शमशाद और अल्लाह माफ करे सर, ये बच्चे ये पता नहीं, या तो जहाज में उड़ के भाग जाएंगे। ये लेकिन यही मैं कहने वाला था कि ये सब तो जहाज पहले से खड़े होते हैं तैयार सर। ये तो जिस दिन लगेगा कि जी वहाँ सड़क बंद है, उधर से नहीं जाना, दूसरी पतली गली से निकल के, तो चलो जी जहाज में बैठो और वहां जाके बात करेंगे, इनके लिए तो सब तैयार है। मरेंगे तो छोटे छोटे लोग जी, ये जो रोज इनके सामने लोगों के सामने खड़े होते हैं इनके ऑर्डर पे, वो बेचारे मारे जाएंगे दोबारा। पहले भी वही मारे जाते हैं, अभी भी वही मारे जाएंगे, ये सब भाग जाएंगे, यही होता है। ये बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है सर। अच्छा सर, थोड़ा सा मौजूदा हालात पे हैं। ये आ रहा है अपना नवाज आ रहा है, जवाहर साहब आ रहे हैं। 21 को आ रहा है, मीनारे पाकिस्तान जा रहा है। ये इसमें कोई पीटीआई कुछ या इनके यूथ जो कुछ कर सकती है कि भर जाए मीनारे पाकिस्तान में और जाके उसकी पतलून उतार दें या धोती जो भी पहनी है उसने? सर वो तो अल्टीमेटली तो होना है ये। अगर पॉलिटिकल प्रोसेस चलेगा ना, तो फिर तो उनके पास कोई रास्ता है नहीं, यही होगा। लेकिन आपने सुना होगा कि राणा सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि हमने हर एक का आईडी कार्ड ले लिया है, और हम चेक करेंगे कि जिस दिन जलसा होगा वो आईडी कार्ड पे जियो फेंसिंग में वो किधर है, ये आईडी कार्ड वाला बंदा मौजूद भी है या नहीं खाली आईडी कार्ड मौजूद है या बंदा भी मौजूद। तो वो तो बाकायदा मतलब एक प्लान तरीके से एक ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको ला तकरीर कर दें। सर मैं कहता हूँ तकरीर 10 दफा करें, और कहेंगे क्या उस तकरीर में सर, ये भी तो कोई बताए। और जी मैं आके ये कर दूंगा, मैं आके वो कर दूंगा, और जब वक्त आएगा तो मैं फिर भाग जाऊंगा और 50 रुपए के स्टाम्प पे फिर रवाना हो जाऊंगा, क्या कहेंगे आप? क्या नहीं। ठीक, ठीक। तो आपका मैं ये कह रहा था कि उस दिन अगर ये इमरान के सपोर्टर पीटीआई पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी वाले लोग ये भी निकल आए सर बाहर, और जो आप कहते थे कि एक दफ़ा वो रेला आ गया तो उसको शायद ना रोके, ये हो सकता है? सर अभी तो पीटीआई की लीडरशिप मेरा ख्याल है इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है, या इस तरह का कोई ऑर्डर दे या कोई इनको ऑर्गेनाइज करे या हुक्म दे। खुद ब खुद जो कोई जाला निकल आया, कोई लड़ाका निकल आया, आके उसने कुछ शुरू कर दिया और लोग उसके साथ मिल गए। अभी हमने देखा है पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में करक में, मर्दान में, पता नहीं वहां पे कबायली इलाकों में बड़ी बड़ी रैलियां निकली है, किसी ने नहीं ऑर्गेनाइज की, खुद ब खुद ही लोग निकल आए। सर तो एक इनके बहुत जंगजू किस्म का एक लीडर है, उसने कहा है कि सर ये 21 अक्टूबर को ना आप देखिए हम इनके साथ क्या करते हैं, पता नहीं करते हैं कि नहीं करते। अच्छा सर, एक और आपसे ये जो शेख रशीद के मुतालिक कहा जा रहा है कि उनका रिकॉर्ड हो गया मुनीब फारूकी के साथ इंटरव्यू, और एक बहुत ही अजीब एक मेरे पास अफवाह आई है कि शायद अली अमीन गंडापुर के साथ भी कोई बातचीत चल रही है। सर आप छोड़ दें, मुझे कोई यानी हैरानगी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी अगर अलीमा खान और उनकी बेटी और लंदन से उनके बेटे भी इस तरह के इंटरव्यू देने, कोई फिक्र ना करें सर। शायद इमरान खान मुझे किसी ने कहा कि सर इमरान खान भी इंटरव्यू देगा, हम हाँ, फिर भी नहीं मानेंगे। नहीं मान। इसलिए कि एक बात है जो आप समझ लें और सब समझते हैं, पीटीआई इज इमरान खान और इमरान खान इज पीटीआई, बाकी सब कोई दे डोंट मैटर। आप कुछ उनको इधर से उधर ले जाए, उधर से उधर पलटा दे दें, कुछ भी कह दें, और जितना इन्होंने अपने आप को जलील करा लिया बाकी लोगों ने, अब जो आएंगे वो तो मतलब है कि कुछ कीमत अपनी वसूल करके ही आएंगे कि यार हमने जाके जलील ही होना है और तो कुछ हमारे साथ नहीं होना, तो हमें आप दे क्या रहे। तो चले, शेख रशीद साहब पहले भी कई पार्टियां बदल चुके हैं, कोई ऐसी नई बात नहीं। और मुझे हैरानगी एक शख्स पे है जो कि परवेज इलाही साहब है, कि वो इतने दिनों से इतनी मुसीबतों के बावजूद
फौज के कहने के बावजूद वो अभी तक खड़े। आप सर क्यों क्यों सर खड़े हैं ये मैं बात उस है। पर अभी क्यों? उस पर अभी बात इसलिए नहीं कर रहा कि मेरा उसके ऊपर सर कुछ एक सवालिया निशान है कि आया वो वाक़ई खड़े हुए हैं या उनको पकाया जा रहा है जैसे कुछ यही और मैं यही मैं भी कह रहा हूँ कि जी मुझे नहीं पता क्यों खड़े, क्योंकि उनकी हिस्ट्री पार्टी की एक चौधरी शुजात, चौधरी बरादरान, तो ये तो हमेशा से ही हमेशा जाते हैं उनकी, और फौज की पार्टियों की तरफ ही जाते हैं, और बनाई इसीलिए गई थी इनकी जो पार्टी थी सर, वो तो है ही पैदावारी ठीक, काम के लिए, तो वो अब तक खड़े। और बहरहाल देखें देखते हैं, कब तक खड़े देख रहते हैं। अच्छा सर ये एक मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है सर, ये एक्सियोस की खबर है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका जो है ना, इसराइल को जो यूक्रेन के लिए आर्टिलरी शेल्स जाने थे 155 मिलीमीटर के ये सेल्स है सर, ये बनाता है पाकिस्तान। जी, ये पाकिस्तान सप्लाई कर रहा था जिसको हमें 900 मिलियन डॉलर की डील हुई है। ये यूक्रेन के लिए थे और इसको स्टॉक पाइल किया हुआ था अमेरिका ने मुख्तलिफ जगहों पर, यूरोप में भी, और सुना है कि कुछ इजराइल में। सुना है ये हथियार, ये जो एमुनेशन है, ये अब इजराइल को दिया जा रहा है इसलिए कि उनके बहुत लिखा है कि अर्जेंटली नीड आर्टिलरी शेल टू प्रिपेयर फॉर ग्राउंड इन्वेजन ऑफ गाजा। तो अब सर एक और ये कटा खुल गया है कि ये पाकिस्तान जो है, ये अपना एमुनेशन जो है जो यूक्रेन को बेचा था, जो कि सबको पता है 900 मिलियन डॉलर भी आ गए, सारी दुनिया को पता है, ये अब इजराइल को दिया जाएगा, जो कि गजा के ऊपर जब ये जमीनी हमला करेंगे या रॉकेट फायर करेंगे तो ये जाएगा। सर इसके मुतालिक आप देखिए सर इसमें मेरा ओपिनियन आप लें तो मैं ये कह सकता हूँ कि जी ये सारा कुछ जो भेजा गया है, खरीदा गया है, दिया गया है, ये पिछले महीनों में, साल में, 2 साल में, ये ज़ाहिर है डिफेंस प्रोडक्शन हमारी जो है वो डिफेंस प्रोडक्शन की एक्सपोर्ट बहुत होती रही है और अभी भी हो रही है। अब ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि उसमें हमने ये शर्त लगाई हो एक्सपोर्ट में कि जी आप इसको इज़राइल नहीं भेजेंगे, आप इसको यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ, ये बातें जो है ना, ये बड़े लोगों की बातें हैं, ताकतवर लोग। सर ये धोती पहनने वाली फौज के जर्नैलों की नहीं है। ये हम जैसे लोगों की, हमारे तक वो खरीदे, हम कहते हैं शुक्र है यार हमने ले लिया, पैसे दे दिया, बाकी जो करना है करो, आप जानो, और आपके हमने आपको दे दिया। तो ये उस तरह का सिचुएशन है, अब उन्होंने भेज दिया, वो जहाँ इस्तेमाल करे पाकिस्तान, उसमें या तो लीगली कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इन्होंने कुछ लिखा कभी नहीं होगा उसमें कि क्या करना है क्या नहीं करना, और अगर कहेगा तो सुनने वाला कौन है इनकी, भाई तुम क्या छोड़े सर, फिर दिल से बहुत बुरी बातें निकलती हैं। बहरहाल ये हम्म। कि बात ये है कि सर ये जो हमने भेज दिया है, इससे कोई अमेरिका जैसी सर मुल्क, कितने-कितने बड़े-बड़े उनको सिस्टम्स और मिसाइल्स और क्या और ला के आयरन डोम और पता नहीं कौन सा डोम, और पूरा डोम बना के खड़ा कर दिया उन्होंने, और जब वहाँ से वो लोग निकले तो वो सारा का सारा धड़ाम से गिर गया। तो हमारे छोटी-छोटी गोलियाँ या पटाखे जो है ना, ये क्या उनकी हेल्प करेंगे? क्या अब उनको मिल गया, उन्होंने खरीद लिया है, वो मालिक है उसके, करें जो करें। अब मज़ीद अगर हम भेजेंगे तो बात होगी कि जी ये किस लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। हुँ, हुँ। अच्छा सर एक ये आपको पता है काउंसिल ऑफ अमेरिकन पाकिस्तान रिलेशंस, ये आपको पता है ना, बहुत बड़ी बॉडी है काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन। जी, इसका जी, जी, जी। इसका सालाना इजलास अभी हो रहा था मैरियट में। इनको इतनी ज़बरदस्त थ्रेट्स मिली हैं हुँ, इज़राइल के हकाम हमायत वाले लोगों ने और फ़लस्तीनियों के खिलाफ वाले लोगों ने, कि जो 21 तारीख को हफ्ते को इनका ये हो रहा था मैरियट में वर्जीनिया में, इनको ये वहाँ से कैंसल करना पड़ा। इतना ज़्यादा खतरा हुआ है हुँ। अमेरिका के अंदर सर, और ये अब किसी और जगह पे कर रहे हैं। इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? सर ये मुझे डायरेक्टली तो मैंने अभी इसको फ़ॉलो नहीं किया, लेकिन ये आप कह रहे हैं बिल्कुल हुआ होगा, और ये मेरा ख़्याल है उन्होंने बेहतर ही किया है। सर ये मैं उनकी वेबसाइट से आपको जी, दिखा जी, रहा हूँ, जी। ये हाँ, नहीं उनकी ठीक है, वेबसाइट। वो हो गया होगा, मगर मैं समझता हूँ कि जी अमेरिका में रह के और इनके दरमियान सेंटर में रह के आप एक छोटे से 500, 200, 400, 500, 1000 लोगों को बिठा के और फिर आप गाली-गलौच जिस तरह की आपने करनी है वहाँ बैठ के करेंगे, तो रिएक्शन तो आएगा। उसके लिए फिर आप तैयार नहीं होंगे क्योंकि आपकी नौकरियाँ जाएँगे, आपके बड़े-बड़े घर जाएँगे आपके, तो आप ये सब इस तरह के काम ना करें जिसमें आप ज़बानी कलामी बातचीत होती रहती है, वो करते रहें। एक्शन में अगर आप कुछ करेंगे तो फिर यहाँ से तो
प्रैक्टिकली जवाब आपको मिलेगा और उसके लिए फिर आपको तैयार रहना चाहिए। मगर यहाँ पे इस्लामिक कम्युनिटी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है, ना उनकी लॉबी इतनी स्ट्रांग है, ना उनकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है, ना इतनी यूनाइटेड है, ना उनकी कोई आवाज़ है। मुझे तो ये भी नहीं, मैं तो कहता हूँ अक्सर मैं, आप भी आए थे एक अलबामा की मीटिंग में, मैंने वहाँ भी कहा था और बाद में उसपे काफ़ी काम भी चल रहा है कि जी पाकिस्तानी जो है अमेरिका में और ओवरसीज उनकी आवाज़ तो एक बना लो भाई, कोई एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट कर लो कि जहाँ पे आपकी आवाज़ लोगों को पता हो कि जी हमने इनकी आवाज़ सुननी है तो हम इधर आए। सर मैं 18 महीने से इस पे 18 महीने से इस पर काम कर रहा हूँ, आपको मालूम है। आपको भी शामिल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप तुमने हामी वर्दी, मोईद को, बाकियों को, किसको, कितने मैंने ओवरसीज पाकिस्तानी इसको चाहिए कि हमें एक जगह पे एक बड़ा पावरफुल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा कि हमारी आवाज सुनवाई थी, लेकिन देखिए बस हमने जो यहाँ काम किया था ना उसमें मैं मुझसे 2-3 दफ़ा वो बाद में भी मिले लोग। मैंने कहा जी देखें आप ज़बानी कलामी बातें ना करें, ये ज़ाहिर है इसकी अफादियत अपनी जगह है, एक एक प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसको खड़ा करने के लिए आपके पास टाँगे, ज़ोर, पैसे होने चाहिए। आप जाएँ पहले पैसे जमा कर लें इतने जो कि आप उसको बना सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करें कि ये खाली ज़बानी करनी है बातें तो आप करते रहें, वो तो ठीक है। तो सर ये मैंने अब बहुत चल रहा है, हाँ, वो चल रहा है, मगर ये कि पैसे लोग दे रहे हैं और काफ़ी हो सकता है कि अगले महीने 2 महीने में इतने पैसे जमा हो जाएँ कि उसका एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाए, उसके बाद में देखते हैं। इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह सुब्हान तआला आपको हिफ्ज़-ओ-अमान थैंक में यू। रखे, इंशाल्लाह आपसे मंद बात रखे, होगी बड़ी सर। खुशी हुई। इलाही आमीन सर, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जो सारी जिहाद कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और इज़राइल के खिलाफ, अल्लाह सुब्हान तआला उनके भी अज़ाइम इंशाल्लाह। मज़बूत करे, उनको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और जो बेचारे शहीद हो गए पाकिस्तान में और ये फ़लस्तीनी बेचारे जो बेगुनाह भी हैं, अल्लाह सुब्हान तआला उनके दर्जात बुलंद करे। और सर जो बेचारे कैद में हैं, मुसीबतों में, हमारे गाज़ा में, फ़लस्तीन में, पाकिस्तान में, जिनको ऊपर धोती वालों ने कब्ज़ा किया, अल्लाह सुब्हान तआला उनकी मुश्किलें आसान करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा फिर हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़ जी।